तो वही अब हम बात करते हैं हमारे जो 7 यूनिट है उसके नेक्स्ट डिजीज़ की। तो नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी हेप्टिक फेलियर। तो हेप्टिक फेलियर के अंदर इन्होंने बताया है लीवर फेलियर इज़ द अनकॉमन कंडीशन इन विच द रैपिड ऑफ द डिटरेशंस ऑफ द लिवर फंक्शन रिजल्ट इन द कॉन्ग्लोपैथी एंड द अल्टरेशंस इन द मेंटल स्टेटस। तो इन्होंने बताया है कि लीवर फेलियर हमारी एक अनकॉमन कंडीशन है जो कि हमारी जब होती है तो वो क्या करती है, लीवर का जो फंक्शन होता है वो कम हो जाता है या फिर बिल्कुल होना बंद हो जाता है, लीवर हमारा कम फंक्शन करने लगता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इसमें हमारे जो ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाते हैं या उसकी वजह से हमारा जो मेंटल स्टेटस जो है यानी कि मानसिक विकृतियाँ जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लीवर फेलियर जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, हमारा वो इंडिकेट करेगा कि भी जो लीवर है वो कहीं ना कहीं से चोट लगी है या फिर उसे हानि पहुंची है। अक्यूट लीवर फेलियर जो है इसमें रेयर कंडीशन होती है, इसमें जो हमारी विशेषता होती है वो क्या होती है, इसमें सीवियर लीवर इंजरीज। ठीक है, तो लीवर के अंदर बहुत ही सीवियर यानी कि सीरियस तरीके से जो चोट लगी होती है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स लॉस ऑफ द लीवर फंक्शन दैट द ओकर रिपीटली। तो इसमें जो हमारा लीवर के अंदर जो फंक्शन हो रहा है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, और ये डे और यानी कि दिन और एक हफ्ते के अंदर ये हो सकता है। और ये उस पर्सन के अंदर हु हैव नो प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिसऑर्डर। तो ऐसे पर्सन के अंदर भी हो सकता है जो पर्सन पहले किसी भी लीवर की किसी भी प्रॉब्लम का शिकार ना हो या कोई भी किसी प्रकार का डिसऑर्डर उसके अंदर नहीं होता है। तो इसमें कोच बताए गए कि कारण क्या क्या रहता है इसका। तो कारण इन्होंने बताया है वायरल हेपेटाइटिस बताया है सबसे पहले। तो वायरल हेपेटाइटिस में हमारा सबसे पहले हमारा आ जाता है हेपेटाइटिस A B C A B E D। तो ABED जो है इनका रीज़न होता है HS वायरस भी इसका कोज हो सकता है, CMV भी इसका हो सकता है। HSV में होता है herpes सिम्प्लिसिक वायरस, और CMV की फुल फॉर्म होती है साइटोमेगलो वायरस। तो ये हमारे दो वायरस होते हैं जो रीज़न हो सकते हैं हमारे लीवर के फेल होने के। तो नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया है इसमें ड्रग्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि हेप्रोटॉक्सिसिटी यानी कि जहरीले सब्सटेंसेस हैं या केमिकल्स की वजह से हो सकता है, या फिर एक्टामिनोफिन की वजह से हो सकता है। एक्टामिनोफिन यानी कि दर्द को कम करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल भी हमारा इसी का दूसरा नाम है पैरासीटामोल। तो उस तरीके के ड्रग्स हमारे दिए गए हैं। या फिर एंटी कॉन्ग्लोमेंट्स यानी कि मिर्गी और दौरे वगैरह ऐसी जो की कंडीशन में जो हमारे ड्रग्स दिए जाते हैं। NSAID वाले जो ड्रग्स दिए जाते हैं यानी कि नॉन सेट्रॉइड एंटी एंटी इन्फ्लेमेटरीज ड्रग्स जो हमारे दिए जाते हैं, और एंटी टीबी ड्रग्स जो होते हैं। तो इस तरीके के जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे कारण बन सकते हैं हेप्टिक फेलियर के। तो टॉक्सिन रिलेटेड जो हमारे हेप्टोटॉक्सिसिटी होती है वो भी यानी कि जो जहरीले टाइप के हमारे जो सब्सटेंसेस या फिर केमिकल्स के रिएक्शंस को रोकने की जो चीज़ें दी जाती हैं वो स्क्लर्स कॉजेज हो सकते हैं, वैसल से रिलेटेड हो सकते हैं, और हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम के कॉजेज भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे पाचन संबंधित जो वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड भी हमारी चीज़ें कारण जो है वो बन सकते हैं किस चीज़ का, हमारा हेप्टिक फेलियर का। तो आगे हमारे इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिए गए हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इन्होंने दिया है कि भाई इसमें हेप्टिक एंक्लोपैथी जो हमारी मेंटल कंफ्यूजन को बढ़ाता है, डिफिकल्टी बढ़ाता है किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने में, और डिसओरिएंटेशन को भी बढ़ाता है, किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगेगा, कंफ्यूजन रहेगी और मेंटल डिस्टर्बेंस उसमें ज़्यादा रहती है, और पेन रहेगा और टेंडनेंस रहेगी जो हमारे एब्डोमिनल्स का जो राइट और ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर। अचानक ही पीलिया हो जाना, ये भी देखना है। नेज़ुलर वोमिटिंग अगर हो रही है, एंकल के अंदर सूजन वगैरह हो रही है, या मसल्स काँप रही हैं, या कोमा वगैरह हो गया, टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट जो हमारी ब्रीदिंग रेट है वो कम ज़्यादा हो रही है, सेरिब्रल एडिमा यानी कि ब्रेन के अंदर सूजन हो जाना। ठीक है, मेलिना यानी कि आंतों के अंदर ब्लीडिंग के कारण अपशिष्ट जम जाना, और हमारे एब्डोमिनल एरिया के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाना। ठीक है, ड्रोमिनसनेस यानी कि नींद से संबंधित हमारी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी, ये भी देखनी है। इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाना। ठीक है, हाइपोटेंशन वगैरह बढ़ जाना, या फिर हमारा हेमाटोमेट्रिस यानी कि वोमिटिंग के अंदर खून वगैरह ब्लड वगैरह आना, या ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाना। तो ये सारे के सारे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर आते हैं जो कि आपने चेक करने हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे डायग्नोज एवोल्यूशंस आ जाते हैं। तो डायग्नोज हमारे एवोल्यूशंस के अंदर हम क्या चेक करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शंस देखना है। सबसे पहले हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री लेनी है पिछली पेशेंट के, CBC जरूर देखेंगे, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे। तीसरा हम SGOT और SGPT देखेंगे। तो SGOT जो हमारा होता है, जैसे कि सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलिटी एसीटेट। ठीक है, ट्रांसमिशंस, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो हमारा SGPT होता है इसका होता है सीरम ग्लूटामेट पायूरेट और ट्रांसनेशंस। ठीक है, तो ये हमारी इसकी फुल फॉर्म होती है, क्योंकि जो हमारा SGOT होता है वो तो हमारा हार्ट, लीवर और जो हमारी मसल्स और किडनी होती हैं उनके लिए टेस्ट की जाती है, जबकि SCGPT जो हमारा होता है वो ज़्यादातर हमारा लीवर डैमेज की जो चीज़ें होती हैं उनके उसमें टेस्ट किए जाते हैं ये। ठीक है, तो सीरम ग्लोबिन लेवल आपने जरूर चेक करना है। ABG यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैस है वो जरूर आपने चेक करानी है। डायग्नोज एवोल्यूशंस के अंदर लेना है। फिजिकल एग्जामिनेशन आपने देखना है। ICP देखना है, यानी कि इंट्राकर्नल प्रेशर जो है वो जरूर मॉनिटरिंग करेंगे आप। प्रोमोथ्रोम्बोबिन टाइम देखेंगे कि भी सेकंड के अंदर कितना हो रहा है। प्रोमोथ्रोम्बोबिन से जो है वो एक सब्सटेंसेस है जो कि हमारा क्लॉट होने का भी रीजन बनता है। सीरम अमोनियल लेवल जरूर देखेंगे, और हमारा कैरेटिन जो लेवल होता है वो इसमें जरूर चेक करेंगे। तो ये हमारा सारा का सारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर ये चीज़ें हमारी आ जाएंगी। तो वही इसके अंदर हम देखते हैं हमारी सर्जिकल जो हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। तो इसमें जो हमारे एवोल्यूशंस बचे हुए थे डायग्नोज एवोल्यूशन, तो उसमें हमारा एक हो जाता है
जो हमारा वायरल सेरोलॉजी, जिसमें हमारे हेपेटाइटिस ए बी और इम्यूनोग्लोबिन जो होता है, वायरस जो होता है उसके बारे में जाना जाता है, ईसीजी जो होती है वो कराई जाती है। और जो हमारी ऑटो इम्यून मार्क्स जो होते हैं, इसमें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में हमारा देखा जाता है एएनए में आ जाता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, और हमारा एएसएमए के अंदर आ जाता है एंटी स्मूथ मसल्स एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये हमारे डायग्नोज एवोल्यूशन के अंदर ली जाती हैं। अब इसमें हमारा आ जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे जो ट्रीटमेंट ऑफ द एएलएफ इंक्लूड ड्रग्स एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन। तो जो मैनेजमेंट हम करते हैं तो किस चीज का ट्रीटमेंट करेंगे? सबसे पहले हमारा एक्यूट लीवर फेलियर एएलएफ यानी कि एक्यूट लीवर फेलियर जो है वो इंक्लूड होता है, उसमें ड्रग्स लीवर की और लीवर का जो ट्रांसप्लांट होना होता है, ये चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। और फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट जो होती है उसमें इंक्लूड होती है हमारे कुछ एंटीडोट्स होते हैं जो कि हमारे रिवर्स इफेक्ट करते हैं एसीएफ पे, यानी कि एसीएफ में हमारा एर्थ्रोकैनल्स फिस्टुलाज जो होता है, तो इसमें अदर मेडिकेशन से, और जो हमारा डिस्क्रीज हो जाता है आईपीपी, तो आईपीपी में हमारा इंट्रावेसिकल्स जैसे प्रोस्टिट जो हमारा प्रोस्टिट्यूशन की जो चीजें आ जाती हैं, तो हमारा प्रोटेस्टिंग जो आप प्रोटेस्ट जो हॉर्मोन्स होता है और प्रोटेस्ट ग्लैंड्स होता है मैन के अंदर, तो उसका जो प्रोस्टिट्यूशन जो होता है उसके बारे में जाना जाता है, यानी कि जो हमारा मूत्राशय के बाहर जो नलियों का आ जाना, तो इस तरीके की कुछ चीजें उसके अंदर होती हैं, तो उसके अगेंस्ट जो मैनेजमेंट होती है वो की जाती है। और हमारे जो एंटीडोट्स होते हैं जैसे न्यूट्रलाइज टॉक्सिन एजेंट होते हैं, तो उनके पॉइजनिंग के बारे में या आवश्यकता के बारे में जानना होता है, तो ये मैनेजमेंट करनी होती है कि भी इन चीजों के खिलाफ जो है, इन चीजों को ठीक करने के लिए जो भी मैनेजमेंट नर्स को करनी होती है वो सारी की सारी इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या दिया जाएगा? एंटीबॉडीज दी जाएंगे, एंटीबॉडीज में पेनिसिलिन आ जाएगा आपका, और डीओसी यानी कि डॉक्टर के द्वारा मशरूम्स और पॉइजनिंग की जो चीजें होती हैं। ठीक है, तो डीओसी में हमारा कॉन्टैक्ट यानी कि जो डॉक्टर के द्वारा जो सजेस्ट की हुई जो चीजें होती हैं, तो मशरूम पॉइजनिंग जो अगर बोली गई है तो एंटीडोट्स आ जाते हैं। एंटीडोट्स में हमारा आ जाएगा एन एक्टे लैक्टेसिन्स आ जाएगा, एक्टिवेटेड जो हमारा कॉरल्स आ जाएगा। तो ये सारे के सारे एंटीडोट्स हमारे होते हैं। ऑस्मेटिक ड्यूरेटिक होते हैं जो डिस्क्रीज होते हैं हमारा आईसीपी यानी कि इंट्राकैरनल प्रेशर से, जो कि हमारा हो जाता है मेंटेनेंस, या फिर हमारा बारबिटूरेट्स यानी कि इसके अंदर जो हमारी आ जाती है ये हमारे पेंट्रो बैरेटल्स होते हैं, ये यूज होते हैं हमारे इंट्राकैरनल प्रेशर से। एसटीएन डज नॉट रिस्पॉन्स टू एनी मेजर, जब किसी प्रकार की कोई भी चीज जो है वो रिस्पॉन्स ना कर रही है एचटीएन के अंदर, यानी कि जो हमारा इंट्राकैरनल प्रेशर है उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर जब ज्यादा बढ़ जाता है और कोई और चीज रिस्पॉन्स नहीं करती है, तब इसका यूज होता है। ठीक है, और हमारा इसके अंदर आ जाता है बेंजो डिजोपाइन, इसमें हमारा मिडाना जोलान जो होता है वो यूज किया जाता है हमारा। इसमें हमारा सैनिटेशन में यूज किया जाता है, जब वेंटिलेशन पे होता है जब पेशेंट, तो बेहोशी के लिए इसको यूज किया जाता है। और हमारे कुछ एनेस्थेटिक जो हमारी चीजें होती हैं, एनेस्थीसिया जो दिया जाता है, एजेंट जो होते हैं, प्रोपल सेडेटिव दिए जाते हैं, ये कब यूज होते हैं? ये हमारा जो कैनल ब्लड फ्लो जब के लिए यूज किए जाते हैं, कैनल ब्लड फ्लो जब डिस्क्रीज करना होता है तब इसको यूज किया जाता है, तो ये हमारा होता है एनेस्थीसिया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ड्रग्स हैं, कुछ एजेंट हैं जो कि यूज किए जाते हैं हमारे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीजें आ जाती है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही चीज आएगी जो कि हमारा होता है लीवर ट्रांसप्लांट। तो लीवर ट्रांसप्लांट में क्या हो जाता है, जो हमारा जो डैमेज लीवर होता है उसको निकाल दिया जाता है पेशेंट का, और जो उसके जगह पर हेल्दी लीवर जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर रहता है। नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाते हैं, फिर नर्स को क्या क्या डायग्नोज करना है। तो डायग्नोज में नर्स जो होती है उसको ध्यान से देखना होता है कि भी रिस्क डिहाइड्रेशन का, इलेक्ट्रोलिटी जो इम्बैलेंस से रिलेटेड, जो लीवर डैमेज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो देखना है आपने भी। डिहाइड्रेशन तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, रिस्क जो 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 खतरे बड़े बड़े हुए जो खतरे होते हैं, यानी कि पानी की कमी का या पानी का जो इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस है वो खराब तो नहीं हो गया या लीवर डैमेज तो नहीं हो गया, तो इन सभी चीजों को डायग्नोज करना है। और हमारा रिस्क का जो बढ़ा हुआ, जो इन्फेक्शन के द्वारा बढ़ा हुआ जो रिस्क होता है उसको जरूर देखेंगे, यानी कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स से रिलेटेड जो लीवर डाई फंक्शन यानी कि लीवर का काम करना, लीवर जो फंक्शन कर रहा है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, तो ये सारी की सारी जो उससे जुड़ी हुई चीजें होती है वो भी सारी देखनी है कि उससे कोई खतरा पैदा ना हो। तो और हमारा इंक्रीज रिस्क जो होते हैं, जो हमारे खतरा बढ़ सकता है, किस चीज का खतरा बढ़ सकता है? कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लीवर डाई फंक्शन, यानी कि लीवर का जो फंक्शन होता है वो उसमें किसी न किसी का कॉम्प्लिकेशन आ जाना, हेमेटोलॉजिकल चीजें बढ़ जाना, ब्लड से रिलेटेड चीजें बढ़ जाना, तो ये हमारा खतरा पैदा कर सकता है। दूसरा एंजाइटी रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं और डिजीज का फियर होता है, यानी कि बीमारी का डर भी होता है, बीमारी को लेकर के डर होता है, और उसके सिम्टम्स को देखकर जो एंजाइटी होती है, तो वो सारी की सारी हमारी नर्सिंग डायग्नोज के अंदर देखी जाती है। तो ये चीजें आ जाएंगी हमारी नर्सिंग डायग्नोज के अंदर। अब हम इसमें देखेंगे अदर स्पेशल इंटरवेंशन। तो अदर स्पेशल इंटरवेंशन जो हमारा नर्स का होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो सबसे पहले इसमें हाइपोटेंशन शुड बी द ट्रीटेड विद द फ्लूइड्स। तो हाइपोटेंशन के समय पर क्या करना है आपने? फ्लूइड ट्रीटमेंट जो है वो सबसे ज्यादा आपने प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। और आपने कॉन्गलोपैथी के समय पर जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग अगर है तो विटामिन के जो है वो देना है पेशेंट को। और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस अगर है, यानी कि
पल्मोनरी के अंदर किसी भी तरीके का मैकेनिज्म या वेंटिलेशन या किसी भी तरीके की जरूरत है तो वो आप जरूर प्रोवाइड कराएंगे। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस से अगर कम हो गया है तो उसमें क्या करेंगे, रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग कराएंगे। न्यूरोलॉजिकल चीजों के स्टेटस का रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए ताकि अंदर की कंडीशन का पता चलता रहे। और क्या प्रोवाइड कराना है अपने पेशेंट को, उसकी डाइट, हाई प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, केयरफुली ऑफ द इनकेप्लोपैथी। तो ये सारी की सारी चीजें आपने प्रोवाइड करानी है पेशेंट को ताकि वो ध्यान से अपनी सारी की सारी मानसिक चीजों को बैलेंस कर सके। तो नेक्स्ट इसमें एडमिटेड कराना है आपने एंटीबॉडीज और एंटीमेट्रिक्स, यानी कि हम एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को कम करने के लिए, उल्टियां ना आए इसके लिए एंटीमेट्रिक्स विटामिन हैं और अदर मेडिकेशंस जो हैं जो प्रिस्क्राइब की गई हैं डॉक्टर के द्वारा, तो सारे के सारे मॉनिटर करने हैं उसके सारे के सारे साइड इफेक्ट भी। तो ड्रग्स यानी कि मेडिकेशन तो आपने करना ही करना है, उसके साथ जो ड्रग्स से अगर किसी भी प्रकार का रिएक्शन आ रहा है तो वो भी आपने नोट करके रखना है और मॉनिटर करते रहना है। तो आपने प्रोवाइड कराना है पेशेंट को, इमोशनल सपोर्ट तो देना ही देना है पेशेंट को, उसके परिवार को, और एक्सप्लेन करना है प्रोड्यूस ऑफ द डिस्क्रीज एंजाइटी एंड द ऑब्टेंट्स ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें आपने सारा का सारा जो पेशेंट को अगर किसी भी प्रकार की एंजाइटी है तो उसको डिस्क्रीज करना है, यानी कि जो एंजाइटी उसको खत्म करना है ताकि पेशेंट को आपको बीमारी के बारे में सब कुछ समझाना है और उसका इमोशनल सपोर्ट जरूर करना है पेशेंट का भी और उसकी फैमिली का भी, ताकि कोऑपरेट करके चल सकें आपके साथ। तो आगे हमारा आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस जो रिस्क हमारा किसमें होता है, कॉम्प्लिकेशंस का पैदा होते हैं जब किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, सेरिब्रल एडिमा यानी कि ब्रेन के हिस्से में सूजन वगैरह आ जाती है, या इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, या हमारा जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं अगर वो ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो ये हमारे रिस्क की सिचुएशन हो जाती है और ये हो जाते हैं हमारे कॉम्प्लिकेशंस। तो ये हमारी जो डिजीज है ये कंप्लीट हो चुकी